राधे राधे मित्रों, मैं डॉक्टर राधा कृष्ण आपका स्वागत करता हूं। आप अपने खेत की उर्वरता बढ़ाना चाहते हैं, पोषक शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप निश्चित रूप से खाद का प्रयोग करेंगे। उसमें कई तरह के खाद डालेंगे, कई तरह के मिनरल्स का प्रयोग करेंगे और जब आपकी फसल उगने लगेगी तो उसे बीमारी से मुक्त रखने के लिए, बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए कई तरह की पेस्टिसाइड दवाओं का प्रयोग भी करेंगे। इस तरह आपको 1 एकड़ की खेती लेने के लिए कम से कम 5-7 हज़ार रुपये अतिरिक्त रूप में खर्च करना पड़ता है। बीज के रूप में तो प्रयोग खर्च करना ही पड़ता है, सिंचाई के ऊपर भी, जुताई के ऊपर भी आपको काफ़ी धन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये तो अनावश्यक व्यर्थ है। लेकिन इस अनावश्यक खर्च को आप सहजता से बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? कि यदि आप 3 साल लगातार अपने खेतों को 4.5 से 5 लीटर गोबर का गाढ़ा घनसत्व ले लें। जो गाय का गोबर होता है उसका रस निकाल लें, उस रस को गाढ़ा कर लें। गाढ़ा करने की प्रक्रिया है, उससे गाढ़ा कर लें। और यदि आपको उसमें खेत की मिट्टी में लगाना है, खेत की मिट्टी की उर्वरता को बढ़ानी है, तो उसमें 1.5 लीटर के आसपास गाढ़ा गाय का मूत्र ले लें। इन दोनों को मिला लें और इसमें कम से कम 750 से लेकर 1 किलो के आसपास सूरा ले लें। गन्ने का सूरा आपको आसपास कहीं मिल जाएगा। उसको 1 हफ्ते तक कहीं सुरक्षित मिक्स होने दें। फिर उसके बाद सिंचाई के साथ में आपको 1 एकड़ भूमि में इसका प्रयोग करना है। और यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं, फसलों को बीमारियों से सुरक्षित रखना चाहते हैं, साथ ही आप चाहते हैं कि आपकी जो फसल है उसके पौधे ज़्यादा स्वस्थ हों, उनकी जो पत्तियां हैं ज़्यादा ताकतवर हों, उनका विकास तेज़ी से आगे बढ़े, उनको हर तरह के पोषक तत्वों की सहज आपूर्ति हो जाए और बीमारी का खतरा ना रहे, तो आप इसी तरल के प्रयोग से स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन तब स्प्रे के रूप में आपको इतनी मात्रा में इनकी आवश्यकता नहीं, इससे आधी मात्रा में और इससे 10 गुना आप पानी मिला के उसका स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रयोग को हर फसल में कम से कम 2 से 3 बार आपको प्रयोग करना है। और यदि इस प्रयोग को आप लगातार 3 फसलों तक करते हैं, यानी कि आप 3 साल तक इसी तरह से सिंचाई के रूप में और स्प्रे के रूप में गाय के गाढ़े घनसत्व का और गाढ़े गाय के मूत्र का प्रयोग करते रहते हैं, तो 3 साल के बाद इनकी आवश्यकता आपके खेतों में निरंतर घटती चली जाती है। तब फिर आपको हर फसल के साथ में 3 से 4 बार ना तो गाढ़े गाय के गोबर की आवश्यकता रहती है, ना गौमूत्र की इतनी आवश्यकता रहती है, क्योंकि फिर आपकी जो मिट्टी है, आपकी जो खेत की मृदा है, वो पहले से ह्यूमर क्वालिटी प्राप्त कर लेती है। उसके अंदर पोषक तत्वों की पहले से उपलब्धता हो जाती है। क्योंकि आपके खेतों में जब आप गाय के गोबर गौमूत्र का नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तो उसमें जीवांतता आ जाती है। अभी आपने वर्षों तक, दशकों तक जहरीले रसायनों का प्रयोग किया है, तो उससे आपके जो खेतों की मृदा है, जो भूमि है, उसके सारे जो जीवाणु होते थे वो मर गए हैं, निष्क्रिय हो गए हैं। इसीलिए आपके खेतों में अब कई तरह के जीव जंतु भी नहीं दिखाई देते, सिर्फ ऐसे चूहे दिखाई देते हैं जो किसी दवा से बेअसर हो जाते हैं। जंगली सूअर, ऐसे जंगली चूहे आजकल शहरों में भी आ गए हैं जिन पर दवा का असर नहीं होता, वो दीवारों में छेद कर देते हैं। तो आपको, क्योंकि दवाओं ने, आपको रासायनिक खादों ने उन मित्र जीवाणुओं को, जीव जंतुओं को तो समाप्ति कर दिया, आपको उनसे तो मुक्ति कर दिया। अब वो दिखाई नहीं देते, लेकिन आपको ऐसे जीव जंतु दिखाई देते हैं जो सिर्फ आपको हानि पहुंचाते हैं। उनसे मित्रवत संबंध कभी नहीं रहा। तो ऐसे जीव जंतु तो आपको रासायनिक खादों के माध्यम से दिखाई देंगे। लेकिन जब से आप अपने खेतों में, अपनी फसलों में गौ आधारित इन तरलों का प्रयोग करेंगे, गाढ़े गोबर के सत्व का प्रयोग करेंगे, गाढ़े गौमूत्र का तरल का प्रयोग करेंगे, तो उसके बाद आपको समय के बाद देखेंगे कि आपके खेत में कई तरह के जीव जंतु विचरण करने लगते हैं। भूमि के अंदर भी कई तरह के अर्थवर्म आने लग जाते हैं, गोबरेल वहाँ घूमने लग जाते हैं, कई तरह के अन्य कीट पतंगे आपकी खेत की भूमि में छेद करते दिखाई दे जाएंगे, तितली भंवरे आसपास मंडराने लगेंगे और कई और जीव जंतु की सक्रियता देखने को मिल जाएगी। इसका अर्थ है कि आपकी भूमि में वो मित्र
या वो उपयोगी जीवाणु पुनः सक्रिय हो गए। तो जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो फिर आपके खेत को इन पोषक तत्वों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जब आप नियमित रूप से इनका प्रयोग करते रहते हैं तो आपकी मृदा में वो उपयोगी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में सदैव विद्यमान रहते हैं। तो आप 1 एकड़ भूमि में ये प्रयोग करके देखिए। वैसे तो हम लोग जो गाय का कॉन्सेंट्रेट गोबर है, गोबर का रस है और गौमूत्र का रस है, उसका मिश्रण अपने मित्रों को प्रदान करते हैं। आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो तो आपको खरीदना पड़ेगा। प्रयोग के लिए हम तो जो अधिकतम जो उसका निम्न मूल्य है उस पर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इतनी सामर्थ्य भी नहीं रखते, इतना रिस्क भी नहीं लेना चाहते, तो आप कहीं से भी देसी गाय का गोबर और मूत्र इकट्ठा कर लीजिए। आपको 1 एकड़ के हिसाब से गाय के गोबर से कम 4.5 से 5 लीटर के आसपास गाढ़े गोबर का सत्व चाहिए और 1.5 लीटर के आसपास गाढ़ा गाय का मूत्र चाहिए। आप इन दोनों को मिला लीजिए। इसमें चाहो तो 7.5 से ml से लेकर 1 लीटर के आसपास आप सूरा मिला लीजिए, गन्ने का मोलासिस मिला दीजिए। चाहो तो इसमें आप खट्टी छाछ का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप इसमें गाय का ही कच्चा दूध डाल सकते हैं। यदि ये 2 चीज़ उपलब्ध नहीं है तो आप गाय के गोबर और गाय के मूत्र से भी काम चला सकते हैं। हाँ, माध्यम के लिए उनके जो जीवाणु हैं को सक्रिय होने के लिए, आपको ऊर्जा प्रदान करने के लिए या तो फिर सोरा या फिर उसकी जगह देसी गुड़ इसका प्रयोग करना हो। उसको पर्याप्त समय तक रहने दीजिए। जब अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके जीवाणु अच्छी तरह से सक्रिय हो जाएं, तो फिर आप सिंचाई के समय इस मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से आप अपने खेतों में दे सकते हैं। इसका प्रयोग भूमि की तैयारी के समय भी कर सकता है, जब फसल उगाए, और जब सिंचाई की आवश्यकता तब भी किया जा सकता है। लेकिन जब तक आपकी फसल पकती है तब तक इस तरल का कम से कम 3 बार प्रयोग आपको अपने खेतों में करना है। इसके साथ में जब फसल उगने लगे तो इसी को पानी से लिक्विड कर तरल करके डाइल्यूट करके उसका स्प्रे कर सकते हैं। और इसकी स्प्रेइंग तब भी की जा सकती है जब आपके खेतों में, आपकी फसल में फ्लावरिंग होती है, जब फूल आने लगते हैं या फिर फल के रूप में रूपांतरित होने लगते हैं, तो कर सकते हैं। क्योंकि जब आप स्प्रे करते हैं तो स्प्रे का सॉल्यूशन, स्प्रे के जो तत्व भाग है पौधे में सीधे प्रवेश करके अपना असर दिखाता है। लेकिन सिंचाई के माध्यम से जब इस तरल का प्रयोग करते हैं तो सिंचाई के माध्यम से ये तरल आपकी मृदा में, खेत में, मिट्टी में जाता है और फिर वहाँ अपनी रासायनिक क्रिया से आपकी भूमि की उर्वरता बढ़ाता है, पोषक तत्व की सक्रियता बढ़ाता है, उसकी पोरसता बढ़ाता है, पानी को ग्रहण करने की, पानी को संचित रखने की क्षमता विकसित करता है। और फिर जब ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, आपकी मृदा में जीवाणुओं का विकास फिर से होने लगता है, आपकी खेत की मृदा फिर से जीवांत होने लगती है, तो फिर उसमें कई तरह के जीवाणुओं का विकास हो जाता है, कई तरह के जीव जंतु आने लग जाते हैं। तो फिर एक प्राकृतिक सर्कल चलता रहता है, जो सर्कल हजारों सालों से इस पृथ्वी पर रहा है। क्योंकि अभी हम ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि पिछले करीब 100 सालों से इस प्राचीन विज्ञान को अपने मस्तिष्क से भुला दिया है, हमें इसकी जानकारी नहीं दी है। लेकिन यदि आप इस प्रयोग को करेंगे, लगातार आप 3 साल 3 फसलों में करके देख लीजिए, आपको खेत को कभी किसी खाद की, कभी किसी अतिरिक्त चीज़ की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्योंकि आपके खेत के अंदर ही वो चक्र विकसित हो जाएगा कि स्वतः वो अपने पोषक तत्वों की आपूर्ति करता रहेगा। और ऐसे में आपकी जो फसलें हैं अच्छे से लहराएंगी, अच्छा सा प्रोडक्शन होगा, किसी तरह के रोगों का खतरा नहीं रहेगा। कि ऐसे रोगों से अपनी सुरक्षा पैदा करने की क्षमता भी आपके खेत में विकसित हो जाती है। आपका जो पौधा है, आपकी फसल है, वो रोग ग्रसित नहीं होती। रोग ग्रसित तब होती है जब खेत में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। क्योंकि जब ये फसलों को पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते तो उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, वो पर्याप्त मात्रा में फोटोसिंथेसिस से वंचित रह जाते हैं या फिर अपना पूरा विकास नहीं कर पाते हैं। उनमें किसी न किसी जो उपापचय क्रियाएँ चलती हैं, जो मेटाबॉलिक क्रियाएँ चलती हैं, वो डिस्टर्ब होने लगती हैं। ऐसे में फिर उनके ऊपर कई तरह के रोग हमला करने लगते हैं, जैसे कि हमारे साथ होता है।
जब हमारी इम्यूनिटी शक्ति कम हो जाती है तो कई तरह के ऐसे रोगाणु भी हमें ग्रसित करने लगते हैं जो सामान्यतः हमें प्रभाव नहीं देते। लेकिन जब हम कमज़ोर हैं, निर्मल हैं, दुर्बल हैं, हमारी प्रतिरक्षा शक्ति कमज़ोर है, तो ऐसे रोग भी हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। आपने कई ऐसे रोगों के विषय में सुना होगा, उनके पीछे जो कारण होते हैं वो वही जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर में सदैव से विद्यमान रहते हैं। कई जीवाणु ऐसे हैं जो हमारे मुख भाग में विद्यमान रहते हैं, हमें कोई समस्या नहीं रहती है, लेकिन गलती से यही जीवाणु हमारे किसी दूसरे अंग में चले जाएँ, हमारे जननेंद्रिय में चले जाएँ, हमारे गुदा मार्ग में प्रवेश कर जाएँ, तो यही हमें समस्या खड़ी करने लगते हैं। या फिर इसके विपरीत गुदा मार्ग के जीवाणु हमारे मुंह में प्रवेश कर जाएँ या शरीर के किसी और तरल में प्रवेश कर जाएँ, तो फिर बीमारी के कारण बन जाते हैं। यही स्थिति हमारी खेतों के साथ में रहती है। तो खेतों में हर तरह के जीवाणु हैं, लेकिन यदि खेत में पर्याप्त पोषक तत्व नहीं है तो यही जीवाणु हानि प्रदान करने लगते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। लेकिन यदि खेत की जो पोषकता पूरी तरह से संपन्न रहे तो फिर फसलों का विकास भी अच्छा होता है, उनकी अंकुरण की प्रक्रिया भी अच्छी रहती है। विकास अच्छा रहेगा तो फली भी अच्छी आएगी, दाना भी मोटा रहेगा, फल भी स्वादिष्ट रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पौधों में अपनी रक्षा करने की क्षमता आ जाती है। तो ऐसे में आप अपने खेतों को